नमस्कार साथियों। आज हम जो है वो जून माह की क्रोनोलॉजी इसमें की मई माह की खबरें आती हैं और हम देखेंगे कि इनको कैसे तरीके से पढ़ा जाए, कैसे इसको करंट को तैयार किया जाए। इसी के तहत जो है वो मैं ये सेशन लेके आया हूँ और देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी अच्छे से अपन इसमें से न्यूज़ निकाल सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। और मैं बताऊंगा कि अभी जो है वो हाल ही में डिप्टी जेलर का एग्जाम हुआ है, उसमें इसमें से ही जो है वो मिली है न्यूज़। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि थाईलैंड की ओपल सुचेता तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होती है जो कि हैदराबाद में हुई थी। इसमें से काम का कुछ भी नहीं है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई थी, हैदराबाद में हुई थी। और थाईलैंड की ओपल सुचेता, थाईलैंड ओपल करके थोड़ा सा दो बार नाम रटेंगे जिसमें याद हो जाएगा, वो बनी है। तो राजस्थान में जो है वो नंदिनी गुप्ता जो कि पिछली बार मिस राजस्थान बनी थी, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और वो टॉप 8 में ही जो है वो बाहर हो जाती है। यहाँ पर नंदिनी गुप्ता को आप जो है वो टॉप 8 में ही जो है वो बाहर हो जाती है, ये देख सकते हैं। और कुछ भी काम का नहीं है। फिर इसमें आप आगे चलिए और ये जो है वो आगे पूरे में देखने को मिलेगा। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल परिदृश्य। इसमें अगर बात करें तो सबसे पहली खबर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट का नाम है एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी की जाती है जो कि मुख्यतः 3 आधारों पर जारी की जाती है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन 3 आधारों पर जो है वो ये जारी की जाती है। स्वास्थ्य में बेसिकली देखा जाता है कि जन्म के समय तो जीवन पर कैसा है, यानी कि आप कितने वर्षों तक जीवित रहोगे, वो देखा जाता है। शिक्षा में आपकी स्कूल में उपस्थिति कितनी रही है, वो देखा जाता है। और जीवन स्तर में जो है वो पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, शिक्षा, जीवन स्तर, पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है, जो कि तो यूएनडीपी द्वारा जारी की गई है। इसमें देखने की काम की चीज सिर्फ एक ही है। अगर आपको जो है वो तुक्का लगाना है या फिर पता करना है तो जो यूरोप का जो है ना, स्कैंडिनेवियन, अगर आपने देखा हो तो यूरोप का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर फेरो द्वीप है और यहाँ पर आइसलैंड है। तो ये नॉर्वे है, इसके पास में स्वीडन है और इसके पास में ही जो है वो फिनलैंड है और यहाँ पे निकलता हुआ डेनमार्क है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और फेरो द्वीप। तो अगर आपको जो है वो ये देखना है कि फर्स्ट पर कौन है, तो फर्स्ट पर आप वहाँ देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ पर ज़्यादा होगा, जहाँ जनसंख्या कम होगी। इसमें जो है वो फर्स्ट पर रहा है आइसलैंड। आइसलैंड जो कि यूरोप का एक जो है वो द्वीप है। इसकी जनसंख्या लगभग 4 लाख है। इसकी जनसंख्या जो है वो लगभग 4 लाख है। इस आइसलैंड की जनसंख्या जो है वो 4 लाख है। नॉर्वे और स्विट्जरलैंड पास में ही है। इनकी जनसंख्या भी जो है वो नॉर्वे की 5 लाख है और स्विट्जरलैंड की लगभग 9 लाख जनसंख्या है। ये तो आधी आध बात होती है टॉप 1। अब आता है कि भारत कितने नंबर पर रहा है और लास्ट पर कौन रहा है। तो भारत जो है वो 193 कंट्रीज में से 130वें स्थान पर रहा है। 130 को आप ऐसे जोड़ सकते हो कि जो है वो 130, पहले 1 फिर 3 फिर 5 की जगह 0 को लिख सकते हो। 130, 193 देशों में। तो लास्ट लास्ट पर कौन रहा है, तो लास्ट लास्ट पर रहा है अफ्रीका का दक्षिण सुडान, जो है वो लास्ट पर रहा है। तो भारत से आगे भी कोई है तो बिल्कुल है। भारत से आगे चीन है, श्रीलंका है, भूटान है। भारत से आगे 3 कंट्री है। तो इस प्रकार से जो है वो ये चीज आप देख सकते हो। फिर आता है भारत और ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार समझौता, एफटीए। मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि
जो वस्तु यहाँ से ब्रिटेन जाएगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और वो वस्तु जो ब्रिटेन से भारत आएगी उस पर भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन ये कैसे डिसाइड होता है? सभी वस्तुओं पर नहीं लगाया जाता है। ये एक जो स्पेसिफिक ओरिजिन उसी देश में हुआ हो एक निश्चित मात्रा में, उसी पर ये काम करता है। बाकी जो है वो अदर पर नहीं रहता है। एफटीए यानी कि ये जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अदर पर नहीं रहता है। तो इसमें सिर्फ ये काम का है। फिर आता है फोर्ब्स अंडर 30 एशिया 2025। तो फोर्ब्स के द्वारा जो है वो जो प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है उनको लेकर एशिया के लिए जो है वो एक लिस्ट निकाली जाती है कि कौन कौन प्रभावशाली रहे हैं। तो ऐसे जो है वो 30 लोगों को शामिल किया जाता है। उसमें नेता हो सकते हैं, कोई भी उद्यमी हो सकता है, कोई भी जो है वो न्यू जो न्यू कमर जो भी कोई नया जो है वो स्टार्टअप वगैरह किसी ने कुछ किया है तो वो हो सकते हैं। तो इसी में जो है वो सबसे पहले आते हैं डी गुकेश। डी गुकेश जो कि 2024 में वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है सिंगापुर में, उसके विजेता रहे हैं। डिली रैंक को हराया था इन्होंने चाइना के। अनन्या पांडे बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जो कि पता नहीं अब इन्होंने कैसे, तो ये प्रभावशाली है पर ठीक है भाई, प्रभावशाली है ये, हो रही है। ईशान खट्टर है। तो इस प्रकार से जो है वो इनको शामिल किया गया है। शीतल देवी है, जिनालिन, कोई इतना जो है वो काम का नहीं है। अन्य में प्रज्ञानंदा को भी शामिल किया गया है। आप देखिए पारुल चौधरी एथलेटिक्स है, नीरज चोपड़ा भाला फेंक के ये भी क्वेश्चन। अब एक और इम्पोर्टेंट इंडेक्स आती है विश्व प्रेस इंडेक्स, प्रेस वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स। पेरिस की एक संस्था है, उसके द्वारा निकाली जाती है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि रिपोर्ट में कोई भी बॉर्डर नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रतिबंध जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ पर है जहाँ पर जो है वो कोई भी प्रतिबंध नहीं देखने को मिलेगा, और ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सर्वाधिक प्रतिबंध देखना मिलेगा? तो ऐसा देश जो कि नॉर्वे है, जो मैंने बताया है कि नॉर्वे है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो यूरोप का जो ये देश है ये नॉर्वे है। यहाँ पर बिल्कुल फ्रीडम रहती है। तो ये क्या है कि वहाँ पर बिल्कुल ही फ्रीडम है। आप कुछ ही कर सकते हो क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही कम है, 4-5 लाख के समथिंग पॉपुलेशन है। एकदम बर्फीला एरिया है, शांत है, उनके किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो बस तो जितने तकनीक इनमें जो है वो पढ़ रहे हैं आगे, तो नॉर्वे फर्स्ट पर है। इंडिया की बात करेंगे तो आप जो है वो 150 में एक प्लस कर लेना, 150 में एक प्लस कर लेना, तो 151, 151, 150 में एक प्लस करना है। 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत जो है वो 151वें नंबर पर रहा है। इसमें स्कैंडिनेवियाई देश जो है वो, इन्हें स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहते हैं, जो कि फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इन्हें जो है वो फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। फर्स्ट पर नॉर्वे है, सेकंड पे एस्टोनिया है, लास्ट पे इरिट्रिया रहा है 180 पे। नॉर्थ कोरिया और चाइना की न्यूज़ बिल्कुल भी जो है वो बाहर नहीं आती। नॉर्थ कोरिया और चाइना की न्यूज़ जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आती हैं। इस वजह से जो है वो नॉर्थ कोरिया चाइना तो 180वें स्थान पर इरिट्रिया रहा है, जो कि अफ्रीकी देश है। और 179 पर जो है वो उत्तर कोरिया रहा है, और 178 पर चाइना रहा है। और भारत की बात करें तो भारत जो है वो 151 पे आ गया है, जबकि पिछले साल 159 पे था, और वर्तमान में 151 पर आ गया है 2025 में। चाइना लास्ट में, अफगानिस्तान है हमारी, देख सकते हैं। फिर आती है फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स की सूची। फोर्ब्स एक पत्रिका है, उसके द्वारा जो है वो एक विश्व के जो सभी अमीर कौन कौन कैटेगरी में, किस किस कैटेगरी में, तो इसके द्वारा जो है अपडेट किया जाता है और लिस्ट निकाली जाती है। उसमें जो एथलेटिक्स का निकाला गया है, जो कि स्पोर्ट्स खेल से संबंधित है, एथलेटिक्स जैसे फुटबॉल, बैडमिंटन, इनके इसमें जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाले हैं वो है पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि $275 मिलियन इनकी कमाई है देश। दूसरे पर स्टीफन करी है, अमेरिका के बास्केटबॉल हैं। टाइसन फ्यूरी सभी जानते होंगे, यूके के मुक्केबाज हैं।
तो इस प्रकार से पूरी की पूरी जो है वो लिस्ट दी गई है। मेसी 5वें नंबर पर आता है, इतना कोई काम की जो है वो इनकी है नहीं। फिर भारत में जो है वो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि टोक्यो में है, जापान के टोक्यो में है। ये देखता है कि जो टोक्यो में इसका जो है वो स्थित है, और ये जो है वो 2025 को 25-26 के लिए भारत ने इसकी अध्यक्षता ली है। देखता है कि उत्पादन एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है इसमें उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयास किए जाते हैं इसके द्वारा। इसमें 21 सदस्य हैं, 21 सदस्य जो है वो इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से इसकी अध्यक्षता ली। फिर आता है 46 आसियान शिखर सम्मेलन। तो आसियान कंट्री देखिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न एशिया है, जो भारत से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं, अपन ईस्ट की तरफ चलते हैं तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, सॉरी नॉर्थ में साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में थी। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जिसमें लगभग में जो है वो 10 देश हैं। उनमें से एक है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। बात ध्यान रखने वाली यह है कि भारत आसियान देश का सदस्य नहीं है, इसे जो है वो एज ए गेस्ट आमंत्रित किया जाता है। इसकी जो थीम थी वो थी समावेशिता और स्थिरता, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो कुआलालंपुर में आयोजित हुआ है, और इसमें हाल ही में जो है वो तिमोर लेस्टे को 11वां देश बनाने के लिए, तिमोर लेस्टे को जो है वो 11वां देश बनाने के लिए जो है वो 2025 के अक्टूबर में इसको शामिल कर लिया जाएगा। तिमोर लेस्टे को जो है वो 11वां देश बना लिया जाएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें जो 10 देश है वो है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये अपने एक क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दे पर चर्चा करते हैं, और थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया ये जो है वो एक जो है वो गोल्डन क्रेसेंट है, जो कि अफीम उत्पादन के लिए जो है वो फेमस है। यहाँ पर इन चीज़ों की बहुत सारी समस्याएं रहती है म्यांमार, लाओस, कंबोडिया में, तो म्यांमार, लाओस और कंबोडिया में। तो इस प्रकार से ये जो अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं, भारत इसमें जो है वो गेस्ट शामिल होता है। फिर काला आजार, जो कि जो है एक बालू मक्खी के काटने से, बालू मच्छर या बालू मक्खी होती है उससे होने वाला एक जो है वो रोग है, जिसमें मृत्यु दर बहुत ही अधिक होती है। और इसके जो 70% से अधिक जो आंक जो पाए जाते हैं वो लगभग जो है वो अफ्रीका में ही देखने को मिलते हैं। 70% से अधिक अफ्रीका में ही देखने को मिलते हैं। इसमें 6 अफ्रीकी देशों ने जो है वो समझौता किया है। नाम ही आपने को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चाद, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान ये अफ्रीका के हैं देश हैं, जो कि मध्य अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका में आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है कनाडा के संसदीय चुनाव में लिबरल पार्टी की जीत होती है। तो होता क्या है कि कनाडा में जिस प्रकार से भारत में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार से कनाडा में भी जो है वो लोकसभा के स्थान पर जो है वो सीनेट है, और एक जो है वो नेसेट है। वहाँ पर जो है वो उसी प्रकार से चुनाव होते हैं जिस प्रकार से भारत में 543 सीटें हैं, भारत में 543 हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर जो है वो 343 है। ये इंडिया में है और ये कनाडा में है। तो लिबरल पार्टी ने जो है वहाँ पर जीत दर्ज की है। 2025 के लिबरल पार्टी ने जो है वो जीत दर्ज की, और मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने हैं। मार्क कार्नी लिबरल पार्टी से हैं, जो कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी रही हुई है। मार्क कार्नी 343 में से 169 सीटें इन्होंने जीत दर्ज की हैं, 172 सीटें। मार्क कार्नी जो है वो एक इकोनॉमिस्ट रहे हुए हैं। इंग्लैंड की बैंक ऑफ गवर्नमेंट के पास जो है वो दोनों ही देशों की नागरिकता है, इंग्लैंड और कनाडा दोनों की। तो इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो है वो गवर्नर भी रहे हुए हैं। जैसा कि सभी को पता ही होगा कि जैसे ही ट्रंप बनते हैं तो वो कनाडा को 51वां राज्य बनाने का ऑफर देते हैं, और जस्टिन ट्रूडो की सरकार को गिरवा देते हैं। फिर मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर चुनाव होता है और वापस से लिबरल पार्टी जीतकर आती है, और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को बनाया जाता है। फिर एक है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। COP21, जो कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है,
वहाँ पर आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रों ने मिलकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पूरे विश्व में जो है वो सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए, सबको इसका जो है वो लाभ दिया जाए, वित्तीय सहायता प्रदान की जाए तकनीक में। इस प्रकार के उद्देश्य के साथ इसे शुरू किया गया था ISA को, जो कि जलवायु सम्मेलन COP21 के दौरान। उसमें अंगोला 123वां देश बन गया है। अंगोला जो है वो 123वां देश बन गया है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में ही है और भारत के द्वारा इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर जो है वो प्रोत्साहन किए जाते हैं और भारत के द्वारा 1000 करोड़ का जो है वो इसमें योगदान दिया गया है। 1000 करोड़ का इसमें जो है वो योगदान दिया गया है। अब आता है अल्जीरिया। इसमें अगर आप देखेंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है वो ब्रिक्स देशों की बैंक है। ब्रिक्स बोले तो ब्राजील, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स देशों के द्वारा NDB एक बैंक की शुरुआत की जाती है 2014 में। ब्राजील में एक सम्मेलन होता है, वहां पर इसकी शुरुआत की जाती है। इसकी जो पूंजी क्षमता है वो $100 बिलियन है, जिसमें सभी का योगदान जो है वो 20-20 बिलियन डॉलर है। तो इसी में जो है वो अल्जीरिया ने सदस्यता ले ली है। अल्जीरिया को जो है वो इसके द्वारा सदस्यता दे दी गई है। तो NDB का नवीनतम सदस्य देश बन गया। तो ब्रिक्स में नहीं बनाए अल्जीरिया, ये याद रखना, ब्रिक्स में नहीं बनाए अल्जीरिया, ब्रिक्स में सदस्य नहीं है। NDB में सिर्फ बैंक का सदस्य बना है, यानी कि बैंक के द्वारा यह लोन दे सकेगा। तो NDB की जो शुरुआत की गई थी वो इस उद्देश्य से की गई थी कि जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, यानी कि जो देखा जाए कि यूरोप वालों की जो मोनोपोली है उसको कम करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र 6 नई कृषि विरासत प्रणालियों को मान्यता दें। तो संयुक्त राष्ट्र FAO, इस FAO का हाल ही में जो मुख्यालय पूछा गया है डिप्टी जेलर में, और इसका मुख्यालय है रोम में। इसका मुख्यालय जो है वो रोम में, FAO का मुख्यालय रोम में है। तो इस प्रकार से ये जो है वो इंटरनेशनल खत्म हो गया है। अब अपन देखते हैं राष्ट्रीय। लगभग 15-17 मिनट का खेल होता है, अच्छे से मोटी मोटी जानकारी। अब राष्ट्रीय में जो है ऑपरेशन सिंदूर सभी को पता होगा, जो कि 22 अप्रैल को नापाक द्वारा कुत्सित आतंकवादियों को भेजकर विध्वंसकारी घटना को अंजाम दिया जाता है और 26 सैलानियों की जो है वो पहलगाम में हत्या कर दी जाती है। पहलगाम जो कि स्विट्जरलैंड की तरह होता है भारत में, बहुत ही शांत स्थान है, बहुत ही ऊंचा उठा हुआ पहाड़ी पर शांत स्थल है। वहां पर जो है वो ये घटना को अंजाम दिया जाता है और उसके जवाब में भारत के द्वारा 6-7 मई को रात को 1:38 पर राफेल के द्वारा मिसाइलें दागी जाती है, क्रूज मिसाइलें, और पाकिस्तान के कई स्थानों पर जो है वो आतंकी ठिकानों पर हमला किया जाता है। मुरीद के महुआ, सियालकोट, मरकज, सुभान, बहावलपुर, POK आदि में जो है किया जाता है और उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। इनके जवाब में पाकिस्तान के द्वारा जो है ऑपरेशन बुनियान अल मरसूम, मरसूम पता नहीं क्या है, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूम ये लॉन्च किया जाता है। अपनी तरफ से जो है वो जानकारी दे रहे थे विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी और विदेश सचिव विक्रम मिश्र। ये विक्रम मिस्त्री नहीं है, ये मिस्री है, मिस्री, मिस्त्री नहीं है, विक्रम मिस्री है वो। इनके द्वारा जानकारी दी जा रही थी कुछ कार्रवाई को मिशन बुनियान नाम। फिर एक किराना पहाड़ी है पाकिस्तान की, वहां पर भी जो है वो अटैक किया गया और वहां से जहाँ उसके परमाणु हथियार रखे हुए थे तो रेडिएशन फैलने का खतरा बना हुआ है। भारत की तरफ से जिसमें डिफेंस में जो है वो S-400 जो कि रशिया से लिया गया है, 400 किलोमीटर तक में किसी भी प्रकार की जो है वो हवाई वाहन को ट्रैक कर सकता है, एक आकाश तीर है। तो इन्होंने जो पाकिस्तान में जो नापाक के द्वारा ड्रोन भेजे गए थे उनको नाकाम कर दिया गया है।
इस प्रकार से आप देख सकते हो। इसमें जो है वो सरकार के द्वारा डेलीगेशन भी भेजा गया है, विभिन्न क्षेत्रों में जा जाकर, विभिन्न देशों में जा जाकर बताएंगे कि भाई हमने क्या किया है, कैसे किया है। और पाकिस्तान के द्वारा एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया और फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी गई है, पता नहीं कौन से मुन्नीर को दी गई है। अब वो फील्ड में तो दिखता नहीं है, पर मार्शल बना दिया उसको, पर दे दी गई है, जैसा भी है दे दी गई है। यानी कि अब उसको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है, तो उसके ऊपर वो न्यायालय कुछ भी नहीं कर सकता, वो उसका आदेश ही सर्वोपरि हो गया है। फिर जातीय जनगणना, जो कि विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि जातीय जनगणना नहीं कराई जा रही है, तो कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है और जातीय जनगणना का फैसला करा दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई ठीक है, सितंबर अक्टूबर 2025 में शुरू होगी, सितंबर अक्टूबर में शुरू होगी और आंकड़े 2026-27 में जारी किए जाएंगे, डिजिटल होगी, पेपरलेस होगी। अगर बात करें कि पहले जातीय जनगणना तो हुई है 1931 में हुई थी, उसके पश्चात 1951 से केवल SC/ST को शामिल किया जाता है। लेकिन फिर 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोरारजी देसाई आते हैं और 1979 में उनके द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें 52% ओबीसी वर्ग की जो है वो जनसंख्या की द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था। 2011 की सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की गई थी। जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन आती है और ये संघ सूची का विषय है आर्टिकल 246 के तहत। फिर आता है राष्ट्रीय राइट शॉप में पंचायत उन्नति सूचकांक का शुभारंभ। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए, राइट शॉप क्या होता है। इस प्रकार से वर्कशॉप होता है, उसी प्रकार से राइट और वर्कशॉप दोनों को मिलाकर राइट शॉप किया गया है। यानी कि नीतियों का निर्माण किया जाएगा, उनको लिखा जाएगा और उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो ये पंचायत से संबंधित नीतियों का जो है वो निर्माण क्रियान्वयन से संबंधित है। उसके कुछ संकेतक है, कुछ मानक है, इस आधार पर जो है वो गठन किया जाएगा। तो जो PAI 1.0 था, जो कि 2022 में शुरू किया गया था, 2022-23 में जो है वो शुरू किया गया था। इसमें 516 सूचकांक थे, तो इससे पूरी तरीके से अच्छे से जो है वो नहीं ले पा रहे थे, नहीं जो है वो मेजरमेंट हो पा रहा था। तो इसको कमी करके 147, 147, 56, 516 था, 56 के बीच में 1 डाल रखा था, अब जो है वो 17 के बीच में 4 डाल दिया है, कर दिया गया, जिससे डेटा संग्रहण का बोझ कम हो गया है। इसमें जो है वो डेटा एकीकरण है, पोर्टल इंटरफेस है, डेटा सत्यापन है, 9 मुख्य विषय हैं इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट है, ये 9 मुख्य विषय वही है जो SDG में दिए गए हैं। गरीबी मुक्त और आजीविका युक्त पंचायत, स्वस्थ पंचायत, पर्याप्त जल वाली पंचायत, स्वच्छ और हरी पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा पंचायत, सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत, अच्छे शासन वाली पंचायत, महिला अनुकूल पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत। इस प्रकार से जो है वो 9। मिजोरम पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला, तो मिजोरम जो कि नॉर्थ ईस्टर्न, सबसे नीचे जो मिजोरम है नॉर्थ ईस्टर्न भारत में, अगर आप देखेंगे तो वो पहले स्थान पर आ गया है, जो कि पूर्णतः साक्षर हो गया है। होता क्या है कि भारत सरकार के द्वारा 2022 में 5 सालों के लिए उल्लास या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। इसका मुख्य लक्ष्य रखा जाता है कि भारत को पूर्णतः साक्षर बनाना। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, तो इसी के तहत जो है वो मिजोरम आ गया। मिजोरम की वैसे ही जो 2011 की जनगणना है उसमें 91% जो है साक्षरता रही है, वर्तमान में 98% हो गई है। और दूसरे नंबर पर गोवा रहा है और थर्ड नंबर पर जो है वो त्रिपुरा आ गया है। त्रिपुरा ने भी जो है वो ये उपलब्धि हासिल कर ली है। तो मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, इन्होंने भी जो है वो ये उपलब्धि हासिल कर ली है। फिर आती है नीति आयोग की, ये भी जो है वो डिप्टी जेलर में पूछा गया है, इसकी थीम और इसकी जो है वो अध्यक्षता। तो नीति आयोग सबको पता है कि कार्यकारी आदेश से, मंत्रिपरिषद के कार्यकारी आदेश से गठित एक संविधानेतर गैर संवैधानिक गैर सांविधिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
जो कि 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का जो है वो आयोजन दिल्ली में किया गया है। उसकी अध्यक्षता पीएम मोदी द्वारा की गई। इसकी थीम थी विकसित राज्य से विकसित भारत। विकसित राज्य से विकसित भारत, यानी कि राज्यों को विकसित करो, भारत विकसित हो जाएगा एट द 2047। तो अभी जो है वो अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके तहत अमृत नाम रखे गए थे। अब सरकार ने 2047 तक देश को जो है विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। तो इसी के तहत एट द रेट 2047 को जोड़ा जाता है। बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए? बैठक में निर्णय लिए गए कि हम टीम इंडिया की भावना से काम करेंगे, वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन पहल। इसके तहत प्रत्येक राज्य को एक ऐसा स्थल वैश्विक स्थल के रूप में जो है वैश्विक स्तर के रूप में स्थापित करना होगा पर्यटक, जिससे कि रोजगार और आमदनी प्राप्त हो सके। कौन कौन तो उपस्थित कौन कौन थे? तो 24 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश उपस्थित रहे थे। 24 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश उपस्थित रहते हैं। बिहार, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी। बिहार में एनडीए की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, केरल में सीपीआई की सरकार है और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार है। तो ये देख लो कि बस बिहार ही जो है वो इनके साथ वाला था, बाकी तो सब ओपोजिशन वाले थे, वो नहीं शामिल हुआ। महिला सशक्तिकरण, भविष्य के लिए तैयार शहर, नागरिक सुरक्षा। अब आता है भारत की समुद्री सीमा का पुनर्निर्माण। भारत की जो तट रेखा है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप। तो ये जो तट रेखा है ये पहले थी 7516, लेकिन अब ये बढ़कर लगभग 47% की इसमें वृद्धि हुई है और हो गई है ये 11,098 किलोमीटर जो है वो बची है। तो ऐसा क्या है कि ये देश खींच गया क्या? ऐसे ऐसे खींच गया क्या? तो जी बिल्कुल नहीं है। ये जो खींचा नहीं है, जो जो मापन यंत्र हैं बहुत ही उच्च तकनीक के उपयोग किए गए हैं, इससे कि एकदम सटीकता से निर्धारण किया गया, सटीकता से जो है वो देखा गया है। तो 7516 से बढ़कर 11,098 हो गई है। उन्नत मापन तकनीकों और विस्तृत मानचित्रण के कारण हुआ। पहले कुछ टापुओं को शामिल नहीं किया गया था, अब शामिल किया गया है। फिर आप देखो सबसे ज्यादा जो है वो गुजरात की है, लेकिन ये मेन लैंड पर है। जैसे कि ये जो मेन लैंड है इस पर गुजरात की सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर जो है ओवरऑल बात की जाए तो अंडमान निकोबार की 3000, अंडमान निकोबार की 3000 है। सबसे ज्यादा गुजरात की है, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, और जबकि अंडमान निकोबार की 3000 सबसे ज्यादा है। 11,098 हो गई। बात करें कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि जो है वो पश्चिम बंगाल में हुई है, 157 से बढ़कर 721 हो गई। सबसे कम केरल में हुई है 30 किलोमीटर। वृद्धि का प्रतिशत 47% रहा है। भारत की तटरेखा 9 राज्यों और 4 यूटी कौन कौन से हैं? दमन दीव है, पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। हिंद महासागर से घिरी हुई है। एक WHO के एक प्रोग्राम चलता है, ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, GNAFCC, जो कि लगभग 2010 में शुरुआत की गई थी इसकी। इसके तहत क्या होता है कि देशों में जो है वो उन स्थलों को देखा जाता है जो कि एज फ्रेंडली हो, विशिष्ट रूप से जो है वो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए, जो वरिष्ठ जन है उनके लिए, कि भाई उन्हें सुविधाएं प्राप्त हो, उस प्रकार के रोड हो, उस प्रकार के रैंप हो, उनके व्हील चेयर की सुविधा, उनके लिए जो है वो संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित हो। तो केरल का एक शहर है कोझिकोड, उसमें ये सभी फैसिलिटीज पाई जाती हैं, उसको इसमें शामिल कर लिया गया एज फ्रेंडली शहरों के वैश्विक नेटवर्क में।
ऐसे कई सारे शहर, न्यूयॉर्क है, लंदन है, टोक्यो है, शंघाई है, इस तरह कई सारे शहर हैं। तो भारत में भी कोझिकोड को शामिल कर लिया गया। कोझिकोड को जो है वो पहले यूनेस्को द्वारा ये नेटवर्क जो है वो 2010 में स्थापित किया गया था, और इससे पहले कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा 2024 में साहित्य शहर के रूप में भी जो है वो मान्यता दी गई है। भारत में दुनिया की सबसे उच्च रेजुलेशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली बीएफएस भारत फोरकास्टिंग सिस्टम इसे लॉन्च किया है। इसे बनाया किसने? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा। तो IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे द्वारा इसका विकास किया गया स्वदेशी रूप से। इसकी खासियत क्या है? खासियत यह है कि जब मौसम पूर्वानुमान पहले दिया जाता था वो 8 घंटे पहले तैयार किया जाता था, लेकिन अब इसका प्रयोग करने से, BFS का प्रयोग करने से 4 घंटे पहले ही जो है वो मौसम पूर्वानुमान दे दिया जाएगा। पहले जो है वो 10 घंटे लगते थे, लेकिन अब जो है वो 4 घंटे में तैयार किया जाएगा। और इसके लिए सुपर कंप्यूटर अर्का का प्रयोग किया गया है। उच्च रेजोल्यूशन BFS 6x6 किलोमीटर की स्पीड पर संचालित होता है और सुपर कंप्यूटर अर्का का उपयोग किया गया है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आता है पहली बार एनडीए में पास आउट विद 17 महिला कैंडिडेट। बताया कि 2022 से पहले महिलाओं को एनडीए में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और कहा गया कि महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो पुणे का एक खड़कवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी है, उसमें 17 जो है वो महिलाएं इसमें पास हुई हैं और उनके द्वारा जो है वो परेड भी की गई है। तो इस बात को याद रखने की। मिजोरम की राजधानी है वही मिजोरम, पूर्ण साक्षर हो गया है। उसकी राजधानी आइजोल। ये रेलवे नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं थी। रेल नेटवर्क पहले जो है वो असम की गुवाहाटी तक ही था, उससे आगे नहीं था, लेकिन अब ये भी जो है वो रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। फिर ध्रुवीय भवन और सागर भवन का उद्घाटन। ध्रुवीय भवन जो अंटार्कटिका और आर्कटिक जो महासागर है उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जाते हैं। भारत के द्वारा इसमें कई जो है वो वेधशालाएं स्थापित की गई हैं, प्रयोगशालाएं, नेत्री है, भारत है, इस प्रकार से। इसके लिए गोवा में जो है वो ध्रुवीय भवन और सागर भवन का उद्घाटन किया गया है। इनकी स्थापना गोवा में की गई है। ये जो है वो स्थापना गोवा में की गई है। आप देख सकते हैं जैसा कि टाइम 100 परोपकारियों की सूची में 5 भारतीय यानी कि टाइम मैगजीन के द्वारा 100 सबसे दानशील लोगों की सूची निकाली जाती है, जिसमें 5 भारतीय हैं। 5 भारतीयों में 2 तो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। अजिम प्रेमजी तो वाले सबसे आगे रहते हैं। निखिल कामत हैं जो कि जीरोधा के फाउंडर है, जो कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जीरोधा, जिसमें डीमेट अकाउंट खोला जाता है और आप स्टॉक को लेन देन करते हो। और एक आनंद गिरिधर दास है जो कि अमेरिकी पत्रकार है, भारतीय में। डेविड बेकहम को कवर पेज पर लिखा गया है। WHO ने भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन प्रमाण पत्र दे दिया है। ट्रेकोमा एक आंखों से संबंधित संक्रामक बीमारी होती है, जो कि भारत के द्वारा इसका उन्मूलन कर दिया गया है। अपन से पहले नेपाल और म्यांमार कर चुके हैं। एक नेत्र संक्रामक नेत्र रोग है, जो कि क्लामीडिया ट्रेकोमस नामक बैक्टीरिया से होता है। और नेपाल और म्यांमार के बाद तीसरा देश भारत बना है। भारत जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में नेपाल और म्यांमार के बाद तीसरा देश बना है। तो भारत किस नंबर पर है? तीसरा देश। कौन देता है? WHO देता है। तो WHO देता है प्रमाण पत्र, और भारत जो है वो तीसरा देश है नेपाल और म्यांमार के बाद। कैसी रोग है? तो संक्रामक रोग है, नेत्र रोग है।
एशियाई शेरों की जो है वो 16वीं गणना की गई, यानी कि एशियाई शेरों की गिनती की गई है, जो कि सर्वाधिक गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन पद्धति और हाईटेक उपकरणों कैमरा ट्रैप रेडियो कोडर का उपयोग सटीक आंकड़े जुटाए गए। गणना के अनुसार जहाँ 2020 में 674 शेर थे, वहीं 891 हो गए हैं, अब बढ़कर 32.2% की वृद्धि देखी गई है, जो कि 891 हो गए हैं। फिर आता है, अपन जानते हैं कि भाई जो दक्षिण के राज्य हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे। केरल में रोबोटिक्स शिक्षा के लिए पहली बार क्लास 10th के लिए जो है वो एक रोबोटिक्स को शामिल किया गया है, रोबोटिक शिक्षा को, और उनके द्वारा एक पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है। पाठ्य पुस्तक में एक अध्याय जोड़ा गया है, द वर्ल्ड ऑफ रोबोट्स। तो केरल के द्वारा रोबोटिक शिक्षा को शामिल किया गया है। ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया जो दरअसल जो अफ्रीका है, इस अफ्रीका के यहाँ पे मेडागास्कर द्वीप है, यहाँ से यहाँ ओडिशा है, यहाँ से ओलिव रिडले कछुए हैं, ओलिव रिडले कछुए आते हैं। भीतरकनिका और गहीर माथा, भीतरकनिका और गहीर माथा जो है वो अभ्यारण्य है यहाँ पर। भीतरकनिका और गहीर माथा, वहाँ पर इनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, प्रजनन के लिए आते हैं। तो इनके घोंसलों को बचाने के लिए, इनके स्थलों को बचाने के लिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, जो भारतीय तटरक्षक बल है, उनके द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है ओलिविया, ओलिव रिडले कछुओं के लिए, ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। इग्ला एस, जो कि रशिया की एक एयर डिफेंस सिस्टम है, मैन पोर्टेबल है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसकी रेंज 5 से 6 किलोमीटर है, और 3.5 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है वो किसी भी जो है वो ड्रोन हो गया, मिसाइल को जो है वो विस्फोट कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है। ये फाइटर जेट हो गया, ड्रोन हो गया, हेलीकॉप्टर को नष्ट करने में सक्षम है। रूस का अत्याधुनिक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत ने इसको परचेज किया है $260 बिलियन में, 260 करोड़ में, सॉरी 260 करोड़ की थी। दिरांग अरुणाचल प्रदेश में पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र को भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक होता है। भूतापीय से क्या तात्पर्य कि भूमि के अंदर का भाप ताप यानी कि उष्मा, उसके माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस करना। होता क्या है कि कुआं खोदा जाता है, जहाँ पर जो है वो पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी एक्टिविटी होती है, उससे उष्मा निकलती है और पृथ्वी के अंदर जल पाया जाता है। ये दोनों मिलकर जो है वो बाहर भाप निकालते हैं। उस भाप को कुएं की सहायता से, पाइप की सहायता से बाहर निकाला जाता है, उसे फिर टरबाइन पर डाला जाता है और टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे कि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है और एनर्जी उत्पादन होती है। इसलिए इसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। तो ये हिमालय के दिरांग में अरुणाचल प्रदेश में जो है वो खोजा गया है। दिरांग का अरुणाचल प्रदेश में। फिर जंगल सफारी के लिए विस्टाडोम ट्रेन की शुरुआत की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने की। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व। विस्टाडोम ट्रेन होता है कि एक ओपन ट्रेन होती है, जिसमें आप जंगल के बीच में चलती हो और आपको जितनी भी जानवर है, वन्य जीव है, उनको दिखाते हुए ट्रेन जाएगी, वेटलैंड ग्रासलैंड सभी को दिखाएगी। अब अंकिता ऐसे, अंकिता ऐसे, असम ऐसे, असमिया ऐसे, एंकर ऐसे, आर्टिफिशियल, सबको ऐसे जोड़ सकते हैं। यानी कि ये एक न्यूज एंकर है, जो कि असम गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। जो भी कैबिनेट के डिसीजन होंगे उन्हें असमिया लैंग्वेज में जो है वो लोगों को बताएगी। वहाँ के आर्टिफिशियल है। पहली क्षेत्रीय भाषा असमिया में समाचार प्रस्तुत करने वाली आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर है, जो कि असमिया भाषा में बताएगी। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने पूर्वोत्तर में किन स्टेशनों के बीच एक नई रेल सेवा, जो कि अगरतला त्रिपुरा का है और नारंगी गुवाहाटी असम का है, जो कि एक आर्मी स्टेशन भी है, गुवाहाटी नारंगी। फिर जो अंतरिक्ष औद्योगिक पॉलिसी है, वो पहले ही कर्नाटक और गुजरात तो बना चुके थे, लेकिन अभी हाल ही में तमिलनाडु ने बनाया। तो कर्नाटक और गुजरात में तो बना चुके थे,
पश्चिम घाट वाले तो अब पूर्वी घाट के तमिलनाडु में भी जो है वो इस नीति को बनाया है। फिर वीज़ा की आवश्यकता होती है अगर आप किसी देश में जाते हैं तो वहाँ पर कहीं पर ऑन अराइवल वीज़ा होता है, यानी कि उसी देश में जाकर आपको वीज़ा मिल सकता है, और कहीं पर यहीं से लेना पड़ता है। तो फिलीपींस ने क्या किया है कि 14 दिन और 30 दिन के लिए तो वीज़ा फ्री ट्रेवल दे दिया भारतीयों को। वे भारतीय जो है वो बिना वीज़ा के जा सकते हैं और 14 दिन और 30 दिन के लिए रह सकते हैं। तो आज के लिए नेशनल और इंटरनेशनल काफ़ी है। फिर अगली वीडियो में पूरा करेंगे अपन। अगली वीडियो में जो है वो अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी और इकोनॉमी वाले सेक्शन को पूरा कर लेंगे अपन। बिल्कुल जो है वो आराम से हैं, एकदम हौले हौले करेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई होप। और समझ कर कीजिए किसी भी चीज़ को, ऐसे रट्टा मत मारिए, क्योंकि रट्टा मारने से जो है वो चीज़ें लंबे टाइम तक याद नहीं रह पाती। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर। धन्यवाद।